हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के 2021 के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। और ये हमारी इस प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है, तो आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। सो चलिए अब देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ द अकरेंस ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी कई सारी लेयर हैं, कई सारी सरफेस हैं, उन सरफेस के अलग अलग नाम हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो उसको हमें एक सीक्वेंस में लगाना है और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ये 4 सरफेस हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, उससे जस्ट कनेक्टेड ये जो सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर है हमारे जस्ट क्लोजर वाला, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम एरोप्लेन वगैरह हमारी जहाँ पे रहती है, उड़ती है, वो ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से बहुत क्वेश्चन आता है, वो होता है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। फिर उसके ऊपर आता है मीजोस्फेयर और फिर आता है थर्मो एंड देन आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो कि एग्जिट हो जाते हैं, समझ लो एकदम लास्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर है जो हमारे सबसे पास है। ट्रोपो के बाद आता है स्ट्रेटो, जिसमें कि हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। उसके बाद आता है मीजो, जहाँ पे मेट्रॉइड्स वगैरह रहते हैं, एंड देन आता है थर्मो, और उसके बाद में अगर बात करें तो फिफ्थ में आता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो डी को सबसे पहले, फिर बी, डी बी सी ए, जो कि आपका ऑप्शन 2 में है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 17th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एवरेज सस्टेन्ड विंड स्पीड ओवर 3 मिनट ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म इज द रेंज। तो देखिए, ये एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है जहां पर आपको याद रखनी है चीजें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो साइक्लोन होते हैं या जो स्टॉर्म है वो क्या होते हैं। तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, रैपिडली मतलब एक रोटेटिंग टाइप का तूफान आता है, ठीक है, करेक्टराइज बाय द, जहाँ पे कैसा होता है, लो प्रेशर। अब यहाँ पे ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो तूफान होता है वो कैसा होगा, लो प्रेशर होगा सेंटर में, एंड क्लोज लो लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा यहाँ पे। और फिर बात करता है कि ये स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज तूफान की तरह होगा और स्पाइरल होगा, यानी कि घूमता हुआ, कुछ इस तरीके का यहाँ पे इमेज बनी हुई है। एंड थंडर स्टॉर्म टू प्रोड्यूस अ हैवी रेन एंड स्क्वेल। ठीक है, अब यहाँ पे बताता कि डिपेंडिंग ऑन दिस लोकेशन एंड स्ट्रेंथ, ये लोकेशन और स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसके नाम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रेफर टू बाय डिफरेंट नेम इंक्लूडिंग ह्यूरिकेन बोलते हैं, ह्यूरिकेन, टाइफून, ट्रॉपिकल स्टॉर्म और साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, और सिंपली साइक्लोन भी इसको बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से इसके नाम बदल जाते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो सेंटर पे जो होता है इसका लो प्रेशर होता है और लो लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, और एक तेज मतलब घुमावदार हवा होती है, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है हवाओं का। ठीक है, अब कहता है कि इसकी स्पीड से रिलेटेड बात करनी है, तो स्पीड के लिए ये एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जब जो नाम लिखा होगा उसकी वही पर्टिकुलर स्पीड पे आपको टिक करना है। अगर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है तो 120 किलोमीटर यानी कि 221 किलोमीटर पर आवर। एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोन है, एक्सट्रीमली सेवियर है तो कितना होगा, 166 से 220 किलोमीटर तक हो सकता है। वेरी सेवियर साइक्लोस्टॉर्म है तो यहाँ पे देखिए 66 तक था तो 65 तक ही आएगा, 118 से 65 तक। सेवियर साइक्लोनिक क्या होगा, 89 से 170
17 तक। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि 63 से 88 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, साइक्लोनिक स्टॉर्म पूछा है, ठीक है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म का रेंज क्या है, 63 से 88, 63 से 88 किलोमीटर पर आवर, ये आपका साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। तो ये वाला चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, एक दो बार बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनका सीक्वेंस ध्यान करेंगे तो आपको फिर वहां पे जो भी ऑप्शन दिया होगा आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 18th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व फैक्टर्स। अब जब क्लाइमेट में जो चेंज आता है, यानी कि आप देखते हैं कि जो वेदर कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, उसमें जो बदलाव आता है, वहां पे दो कारणों की वजह से बदलाव आता है, ठीक है। एक तो होता है कुछ इंटरनल कारण होते हैं और एक होता है एक्सटर्नल कारण, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि जो भी एक्सटर्नल वर्ड, जो एक्सटर्नल है, उनको हमें पिक करना है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जो वेदर कंडीशन है उसमें इंटरनल एक्सटर्नल ये फैक्टर्स क्या हैं और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होंगे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं जो अर्थ के बाहर हैं बट फिर भी उसको इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड द चेंजेस इन द ग्लोबल एनर्जी ड्यू टू बैलेंस ड्यू टू द वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट ऑफ द सन। जैसे जो चीजें अर्थ के बाहर हैं, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो इंटरनल क्लाइमेट में वो चीजें आएंगी जो कि अर्थ के अंदर हो रही होगी, यानी कि अर्थ पे हो रही होगी। जैसे ह्यूमन, अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटी जो भी होंगी वो इंटरनल क्लाइमेट का हिस्सा होंगी, ठीक है। बट जो भी जो अर्थ के ऊपर है उससे बाहर की चीजें अगर इम्पैक्ट डाल रही हैं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर होंगी, या फिर ये भी कह सकते हैं जो कि ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया के कारण अगर नहीं हो रहा है तो भी वो एक्सटर्नल है, ठीक है। मोटा मोटा आपको यही समझना है, इंटरनल में वो चीजें जो कि हमारे द्वारा, ह्यूमन के द्वारा करने से, कुछ भी ऐसी प्रक्रिया करने से जो इम्पैक्ट आ रहा है वेदर कंडीशन पे, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो सारी चीजें कवर होंगी इंटरनल में। और जो अपने आप होती हैं, जो नेचुरल चीजें हो रही हैं, जैसे अर्थ का घूमना, तो अर्थ का जो ऑर्बिट में जो घूमना है वो तो उसका अपना वो नेचुरल चीज है, उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गई, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गई, यानी कि उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन, अब वॉल्केनो ज्वालामुखी फट रहा है तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो नेचुरली हो रहा है, ठीक है। तो वो चीजें जो खुद से हो रही हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, और जो मैन मेड द्वारा हो रही हैं, यानी कि हमने कुछ ऐसा किया इसकी वजह से ऐसा इम्पैक्ट पड़ा, तो वो इंटरनल क्लाइमेट का हिस्सा होंगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि को बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि अगर अर्थ का जो ऑर्बिट है, जो सन के अराउंड वो घूमता है, एंड द चेंजेस इन द अराउंड द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, और वॉल्केनिक इरप्शन, ये चीजें किस चीज का हिस्सा है, एक्सटर्नल फैक्टर। अर्थ जो घूमती है सन के चारों तरफ, या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उनकी वजह से जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट में बदलाव आएगा, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। एंड इंटरनल फैक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं ये ध्यान में रख लीजिए। फैक्टर प्रोसेस इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ जो ओसेन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, वाटर साइकिल, क्लाउड, आइस, स्नो, लैंड सरफेस, मैन मेड प्रोसेस। मेनली अगर हम देखें कि मैन मेड प्रोसेस जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कारण जो बदलाव आ रहा है वो इंटरनल क्लाइमेट का हिस्सा होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इमेज है, इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है ये ऐसे कर्व गया हुआ इधर से और इधर से, ठीक है। इस कर्व से आपको समझ में आता है कि जो सन है और जो वॉल्केनोज का इरप्शन हो रहा है ये एक्सटर्नल हिस्सा है, और बाकी का ये सब कुछ क्या आ रहा है, ये इंटरनल क्लाइमेट का पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि सन
सन से जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वॉल्केनो के इरप्शन से और अर्थ के घूमने से जो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है वो सभी एक्सटर्नल चीज़ों का हिस्सा है, बाकी सभी क्या है, इंटरनल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पिक करना है कौन सा वाला, एक्सटर्नल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे है कि फीडबैक बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओसेन एंड लैंड सरफेस, ये तो क्या है, इंटरनल का हिस्सा है। ठीक है, सोलर वेरिएबिलिटी ये है एक्सटर्नल का हिस्सा और हमसे एक्सटर्नल क्लाइमेट का हिस्सा ही पूछा है। नेक्स्ट है अर्थ्स ऑर्बिट अल्टरेशन, यानी कि अर्थ जो घूमती है तो आपको पता है ना कि ये एक सर्कुलर नहीं बल्कि ये एक इस तरह का होता है जो जो रोटेशन है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट में जो रोटेशन होता है उसकी वजह से जब ये सन के पास ज़्यादा आती है अर्थ तो उस टाइम पे ज़्यादा ठंड पड़ती, उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस तरीके से ये रोटेशन होता है। तो अर्थ के ऑर्बिट के रोटेशन की वजह से भी क्लाइमेट में बदलाव आता है। और वेरिएबिलिटी विद इन द क्लाइमेट सिस्टम, विद इन द क्लाइमेट सिस्टम है तो ये इंटरनल का हिस्सा होगा। और ई पॉइंट है वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो ये जो है ये भी आपके एक्सटर्नल का हिस्सा है। सो बी, सी और ई, बी, सी और ई ऑप्शन 2 में है, सो 2 इज द आंसर। ठीक है, और अभी जो भी लोग बाद में ज्वाइन किए हैं जिनका आगे के क्वेश्चन छूट गए हैं वो वीडियो एक बार जब एंड हो जाएगी तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी आपके 2021 के ही क्वेश्चन हैं और ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द 19th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो देखिए ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है पॉल्यूशन और उससे संबंधित वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे यूवी जो रेज आती है उससे ह्यूमन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है कि ये जो ओजोन लेयर है वहाँ पे ओजोन होल हो रहे हैं। ठीक है, और ये एक मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बना हुआ है अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो। ऐसा क्यों है, क्यों हमारे लिए ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी यूवी रेज निकलती है सन से ओजोन लेयर उनको रिपेल कर देती है। ठीक है, वो हम तक नहीं पहुंचती है। अब क्या हुआ कि जहां जहां पे ओजोन होल हो रहे हैं, यानी कि एक ओजोन की लेयर थी, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और अब वो जो लेयर है उसमें कहीं कहीं कुछ होल हो रहे हैं, कुछ अलग पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो जो होल हो जाते हैं, अब क्या हुआ, जो होल होता है वहां से यूवी रेडिएशन आ जाती है, अल्ट्रावायलेट जो रेजेस हैं सन की वो हम तक पहुंच जाती है, अर्थ तक आ जाती है, उससे बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, डिजीजेस जो होंगे वो कैसे डिजीजेस होंगे, जो कि आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही होगी। जैसे कहाँ पर, स्किन पे इम्पैक्ट डालेगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में कहाँ पे आएगी, स्किन पे आएगी। ठीक है, तो जैसे रेडनेस हो जाती है, स्किन कैंसर हो सकता है। और कौन सी चीज़ है जो कि आपकी ओपन एनवायरनमेंट में रहती है, जैसे हमारी आँखें हैं। ठीक है, तो आँखों पे भी यूवी रेडिएशंस का काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी यहाँ पे यूवी रेडिएशन की वजह से होने वाली जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी, आपको बस यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा होगा, स्किन है, आईज है, इन सब से रिलेटेड जो बीमारी होगी वो यूवी रेडिएशन की वजह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है द 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसल सेल कैंसर और स्क्यूमोस सेल कैंसर कहते हैं। दे फॉर्म ऑन द हेड ऑफ फेस, नेक, हैंड, आर्म्स बिकॉज दीज बॉडी द पार्ट ऑफ मोस्ट एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन। उसी बात को यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, और मोस्ट केसेस, इसका नाम है जो ये कैंसर हो जाता है या स्किन में जो प्रॉब्लम आ जाती है उसका नाम है, क्या नाम है, मेलानोमा। मेलानोमा आप अगर देखें तो मेलानिन एक वर्ड होता है जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जहाँ पे भी हीट ज़्यादा होती है। आप देखोगे कि जो भी ऐसी देश हैं जहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़्यादा धूप होती है, उनका कलर जो है थोड़ा सा डल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मेलानिन होता है वो बॉडी में स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और स्किन के ऊपर वाली लेयर पे आ जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करे।
ठीक है। तो और जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं होती है, तो इस वजह से वहाँ पे इतना ये मेलानिन बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऊपर वाली लेयर पे भी नहीं आता, इसलिए वहाँ के लोगों का कलर थोड़ा सा फेयर होता है। तो अब यहाँ पर कहता कि जो ये यूवी रेजेस आती हैं उनकी वजह से जो एक बीमारी होती है, स्किन कैंसर होता है या डिजीज होता है, वो मेलानोमा होता है। उसका नाम है मेलानोमा, जो कि कहीं ना कहीं रिलेट करता है इस वर्ड से, मेलानिन वर्ड से। ठीक है, तो अब ये आपको याद रहेगा, मेलानोमा टाइप की एक बीमारी हो जाती है। एंड द पार्ट ऑफ और उसके बाद क्या लिखा है, द डिजीज इज काइंड ऑफ स्किन कैंसर, ये एक तरह का स्किन कैंसर है, आर कॉज बाई एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से हमें वो चीज पिक करनी है जो कि यूवी रेडिएशन की वजह से होने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मेलानोमा ये तो है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये तो नहीं होगा। दूसरा बताया यहाँ पे कि एक ऑक्यूलर डैमेज, ऑक्यूलर विच इज रिलेटेड टू आई। ठीक है, तो आंखों से संबंधित बीमारी हो सकती है, ये बताया मैंने आपको कि स्किन, आपको वही चीज पिक करना है जो स्किन और आईज से रिलेट होगा, वो आपको पिक करना होगा जब भी यूवी रेडिएशन से होने वाली प्रॉब्लम पूछेगा। तो ये भी नहीं होगा, ये आई से रिलेटेड हो गया। और एरेथेमा, ये भी आपका स्किन से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि रेड रेड स्किन हो जाती है। अगर आप देखें तो जो भी लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो अगर गर्म जगह पे आ जाए तो उनको इस टाइप की बीमारी होती है। उनकी स्किन पे छोटे छोटे रेड कलर के ऐसे दाने हो जाते हैं जब वो सनलाइट में निकलते हैं या गर्मियों में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उसे एरेथ्रेमा बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछता है कि क्या ब्रोंकाइटिस है, तो बिल्कुल ब्रोंकाइटिस यूवी रेडिएशन से होने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये फेफड़े संबंधित बीमारी है जो कि इंटरनल हिस्सा, आपकी बॉडी का इंटरनल हिस्सा है, ये यूवी रेडिएशन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी इस पे मार्क करेंगे कि ब्रोंकाइटिस जो है वो यूवी रेडिएशन से होने वाली बीमारी नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर अभी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, एकदम अच्छे से समझ में आया हो, तो सभी आप कमेंट करके मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी आप लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है। ये जो है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट दिया हुआ है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होगा तो उसको किस तरह से करना है। इन सभी में से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बेस्ट मैच ढूंढना होगा। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि जो भी आपको एकदम इजीली लगे कि नहीं ये तो इसी से ही मैच होगा, ये हमेशा आपको करना है, चाहे पेपर 1 का क्वेश्चन हो चाहे पेपर 2 का क्वेश्चन हो, हमेशा आप पहले बेस्ट मैच ढूंढेंगे, फिर आप अदर को मैच कराएंगे। ठीक है, इग्निटेबल, कोरोसिव, रिएक्टिव और टॉक्सिक। तो जो हैजार्डस वेस्ट हैं उनको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, 4 टाइप से। तो फर्स्ट है यहाँ पे टॉक्सिक, कोरोसिव, एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबल। देखिए नाम यहाँ पे बदल के भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर इग्निटेबल लिखा हुआ है और रिएक्टिव लिखा है, और यहाँ पर उसी चीज को एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबल बताया गया है। ठीक है, अब अगर ये इसी तरह लिखा होता तो आप समझ जाते कि फ्लेमेबल जो कि ज्वलनशील हो, ठीक है, एक्सप्लोसिव जो कि रखा खुद ही मतलब एक्सप्लोजन हो जाए जिसमें जो फट सकता है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए जो इग्निटेबल है वो क्या होगा, जो ज्वलनशील चीज होगी वो आपका इग्निटेबल होगा। ठीक है, कोरोसिव आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ये जिस भी टैंक वगैरह में रखा है वो उसी को स्पॉइल कर रहा है। टॉक्सिक जो कि मतलब जहरीली चीजें हैं, और रिएक्टिव जो कि रखा हुआ खुद ही में ही मतलब रिएक्ट कर रहा है, फट जा रहा है। इस तरह से नाम आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज भी होगा, बट कॉन्सेप्ट सेम है, यही 4 चीजें होंगी, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो इग्निटेबल है ये हैजार्डस वेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इफ लिक्विड वेस्ट हैज फ्लैश पॉइंट ऑफ लेस देन 140 फ़ारेनहाइट, तो इस तरह की चीज को क्या बोलेंगे, इग्निटेबल हैजार्ड वेस्ट। अब ये भी पूछ सकता है इसका फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, 140। ठीक है,
Some liquid are characterized as ignitable hazardous waste if they spontaneously combust or meet to a certain ignition burning testing criteria. Example, waste oil. जो वेस्ट ऑयल है कह रहा है कि जो अचानक से ज्वलनशील हो जाए, जो ज्वलनशील है मतलब जो अचानक से फट सकता है, जल सकता है, वो क्या है, इग्निटेबल होता है, लगभग कह सकते हैं यहाँ पे वेस्ट ऑयल जो होते हैं। ठीक है, इस इमेज से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि कोरोसिव क्या है, जो कि मतलब जो कि हाथ से ऐसे टच नहीं करना चाहिए। जैसे कोरोसिव का अगर एग्जांपल देखें कि बैटरी एसिड ऑफ जो है एक एग्जांपल है इसका। कोरोसिव इज द वेस्ट ऑफ एसिड टाइप की, एसिड भी चीज हो सकती है और बेस भी होगा। ठीक है, यानी कि जिसका पीएच जो है लेस देन 2 होगा, या फिर अगर बेस है तो ग्रेटर देन 12.5 होगा, दैट आर कैपेबल टू अकॉर्डिंगली मेटल कंटेनर सच एज स्ट्रॉन्ग टैंक और ड्रम, और जो बैरल है वो उसी को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो बताया गया है कि जो बैटरी का एसिड होता है, जो इन्वर्टर में बैटरी लगती है उसका जो एसिड है वो आपका कोरोसिव है। ठीक है, रिएक्टिव जैसे कि आप देख रहे हैं खुद रखा हुआ बम टाइप की चीज खुद ही में फट रहा है, और टॉक्सिक जो कि जहरीली चीजें हैं। अब इसको मैच कराना है तो यहाँ पर देख लेते हैं। इग्निटेबल वो चीज है जो कि जल जाए, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है वेरी अनस्टेबल, तो अनस्टेबल क्या हो जाएगा, जो कि रिएक्टिव हो जाए, तो सी इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, कॉजेज सीरियस हेल्थ इशू, तो सीरियस हेल्थ इशू टॉक्सिक चीजों से हो सकता है, जो टॉक्सिक चीजें हैं अगर वो ले ली जाए तो वो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय द कंटेनर, कंटेनर को ही जो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है वो है कोरोसिव। और एबल टू सस्टेन कंबस्टन, जो जल सकता है, ठीक है, वो तो बताया ना ऑयल वगैरह जो होता है जैसे, तो क्या है, इग्निटेबल। सो ए को 4 से रिलेट करना है, और बी को 3 से, सी को 1 से यहाँ पे है, और डी को 2 से। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड में है, जो कि सारी चीजें आपकी मैच हो रही हैं। हमने सबसे पहले ही देख लिया था कि वेरी अनस्टेबल कौन सा होगा, जो रिएक्टिव है। ठीक है, तो वहीं से ही आंसर आ जाता आपका। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थर्ड है सही आंसर, थर्ड इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 21th क्वेश्चन। इसमें क्या था कि क्लास ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स और उसके एग्जाम्पल या फिर उनके एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं। तो वाटर पोल्यूशन में हमको क्या क्या चीज़ देखनी होती है कि जो हमारा वाटर है वो किन किन वजह से पॉल्यूट हो रहा है, मतलब कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, और उन पॉल्यूटेंट्स का सोर्स क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उससे होने वाली बीमारी, यानी कि जो खराब पानी है अगर उसको कोई पी लेता है तो उससे क्या क्या बीमारी, क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं। बस ये 3 पॉइंट है जो कि वाटर पोल्यूशन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों को ही देखें तो मिलाकर के क्वेश्चन ये पूछ लिया है। यहाँ पे कहता कि डिजीजेस कॉजिंग एजेंट, तो यहाँ पे उस चीज से मैच कराना है कि वो एजेंट के बारे में बताना है जिनकी वजह से डिजीजेस होती हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं कई तरह की, तो वो जो डिजीजेस हैं वो किन के कारण होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, डीकम्पोजिशन, एरोबिक बैक्टीरिया, एसिड सॉल्ट कंपाउंड, टॉक्सिक मेटल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म एंड वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट। तो यहाँ पे उन एजेंट की बात कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसे जो मतलब अगर मैं बात करूं कि कुछ कीटाणु होंगे जिन जो चले जाते होंगे बॉडी में, जिनकी वजह से डिजीजेस होती होंगी, वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो उन एजेंट के बारे में रिलेट करना है। तो एजेंट कौन है यहाँ पर, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वॉर्म, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी एजेंट है जिनकी वजह से बीमारी होती है। ठीक है, तो ए को हम थर्ड से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस आप समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट, ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट क्या है, जैसे कुछ ऐसे वेस्ट निकलते हैं, वेस्ट देखिए कई तरह के निकलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया कि कुछ वेस्ट ऐसे हैं जिनको डिकम्पोज होने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे हैं जहां पर कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनको डिसॉल्व करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट
कौन कौन से हैं उससे यहाँ पर मैच कराना है। दूसरा है कि इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट से यहाँ पर मैच कराना है। तो देखिए, जो कंटामिनेट है, जो वाटर पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, वहां पर मैंने बताया है कि वाटर कई तरह से कंटामिनेट हो जाता है, ठीक है। तो वो उसके कारण क्या है कि फूड प्रोसेसिंग वेस्ट विच इंक्लूड द ऑक्सीजन डिमांडिंग सब्सटेंस, यानी कि जैसे फैट और ग्रीस है, तो उसको डिसॉल्व, उसको मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन डिमांडिंग सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो लास्ट वाला है, इसमें कह रहा है कि जो फर्टिलाइजर है, जो पेड़ पौधों में फर्टिलाइजर डाले जाते हैं ना, जो सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं, उनकी वजह से भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है, चाहे वो ग्राउंड लेवल का वाटर हो या जो आपका सी वगैरह से रिलेट करता है ना, कि आप देखोगे तो समुद्र के किनारे क्या होता है, मिट्टी वगैरह होती है, तो वहां पे पेड़ पौधे उगाते हैं, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर डाल देते हैं, और फर्टिलाइजर की वजह से वो खाद में, यानी कि जो सॉइल है वो तो खराब होती ही है, साथ में पानी भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हैवी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आ जाते हैं, ये सब हैवी मेटल हैं जिनकी वजह से पानी खराब हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट डाल दिए जाते हैं जिनकी वजह से पौधा पानी जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, तो बताया ना अभी कि नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से होता है, वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट और फॉस्फेट कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गोल, और इसकी वजह से एल्गोल उग जाते हैं, ठीक है। ये सब अभी आप देखोगे आगे कि क्या होता है एल्गोल वगैरह, सब आपको क्वेश्चन वाले सीरीज में भी मिल जाएंगे। तो सी जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है आपका, और ए जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है। अब यहीं से आप देखते हैं तो आंसर तो आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता कि डी में वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल, वाटर में जो मिक्स हो जाए वो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो वही आपका हो जाएगा यहाँ पे एसिड, सॉल्ट और टॉक्सिक मेटल्स, ये आपका इनऑर्गेनिक चीजें होंगी। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, ये ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट, ये आपको मैं यहाँ पे एक तरीके समझा देती हूँ। देखिए, एक क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हाई ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ठीक है, और उसको डिसॉल्व करने के लिए, और कहीं पे कम होती है, कम ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो अब यहाँ पे एक डिटेल में जाए तो काफ़ी बड़ा ये कॉन्सेप्ट बनता है, बट आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जहाँ पर मोर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो मोर विल बी ऑक्सीजन डिमांड होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ठीक है। यहाँ पे बीओडी उसका ज़्यादा होगा, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। तो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट है, यानी कि वो कैसा होगा, ज़्यादा हाई ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। जहां पे ऑक्सीजन की डिमांड, जो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा आपका, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है उसमें हाई ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तीसरी बात, एक चीज और ध्यान रखनी है, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक आप देखें तो एक एरोबिक एक डांस भी होता है, एरोबिक टाइप का एक डांस होता है, एक बॉडी एक्सरसाइज होती है। अब ये जो एरोबिक डांस होता है वो आप देखें कि किस तरह की बॉडी एक्सरसाइज होती है, बॉडी फिटनेस के लिए किया जाता है। वहां पे हम किसी जिम के इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते, फ्री हैंड मूवमेंट होता है, डांस होता है, ठीक है। अब उसमें आप देखें तो लगातार कंटिन्यूसली जब आप करते हैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, हाई ऑक्सीजन की डिमांड होती है। जब भी आप देखो कि एरोबिक करो 10-15 मिनट या आधी घंटा अगर आप कर लो तो सांस बिल्कुल फूलने लगता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ठीक है। तो वहां से इस शब्द को लिया गया, इस वर्ड को लिया गया है। हाई मतलब एरोबिक अगर है मींस की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, एन एरोबिक है तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट है और यहाँ पे बात भी कर रहा है एरोबिक की, ठीक है। और ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, उसी में ही ऑक्सीजन की डिमांड होगी ज्यादा। ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तीनों पॉइंट।
ऑक्सीजन वाले जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसमें हाई ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, और एरोबिक में ही हाई ऑक्सीजन की डिमांड होती है, एरोबिक में हाई ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। सो बी को 1 से रिलेट करना है। आई होप कि अब ये आपको कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ये इसीलिए यहाँ पे एरोबिक इस तरीके से मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, एरोबिक मतलब हाई ऑक्सीजन डिमांड। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3rd हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है? नाइट्रिफिकेशन रिजल्ट इज एन इंक्रीजेस इन इन्फ्लुएंस अमोनिया टॉक्सिटी। नाइट्रिफिकेशन से, जब नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है उस समय क्या होता है, उसका जो रिजल्ट आता है उस समय क्या होता है? इंक्रीज करता है इन्फ्लुएंस अमोनिया टॉक्सिटी को, यानी कि अमोनिया जो है बढ़ जाता है। अब नाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया है इसको समझ लीजिए। जब ये नाइट्रिफिकेशन होता है तो उसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है एनामॉक्स, दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा होता है डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब जो एनामॉक्स है उसको रेड कलर से यहाँ पे शो किया गया है, ये है एनामॉक्स, ठीक है। और नाइट्रिफिकेशन को ब्लू कलर से, यानी कि ये है जो ये नाइट्रिफिकेशन है, और जो ग्रीन कलर से है ये पूरा डी नाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। एनामॉक्स में क्या होता है ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। एनामॉक्स में होता है एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन है, ठीक है। एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग है, जहां पे जिसको एनामॉक्स भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनामॉक्स बोला गया, जबकि अगर फुल फॉर्म में देखें तो पूरा नाम आएगा एनएरोबिक। अब बताया एनएरोबिक जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग। बैक्टीरिया आर एबल टू ऑक्सीडाइज अमोनिया एंड रिड्यूस नाइट्रेट। यहाँ पर नाइट्रेट रिड्यूस होता है और प्रोड्यूस की जाती है नाइट्रोजन गैस आफ्टर बीइंग डिस्कवर्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एनामॉक्स बैक्टीरिया। यानी कि जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो भी वेस्ट वाटर होता है उसमें से नाइट्रोजन गैस को निकाला जाता है, ठीक है। और उस प्रक्रिया को एनामॉक्स कहते हैं, जहां पर होता क्या है? एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पर? नाइट्रेट को रिड्यूस किया जाता है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन इज अ माइक्रोबायल प्रोसेस होता है जो कि रिड्यूस करता है नाइट्रोजन के कंपाउंड को, ठीक है, जिसको अमोनिया भी कहते हैं। यानी कि अमोनिया या फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड को रिड्यूस करता है और धीरे धीरे सीक्वेंसली ऑक्सीडाइज कर देता है। अमोनिया इज प्रेजेंट होता है किसमें? ड्रिंकिंग वाटर में। थ्रू कैसे? या तो वो नेचुरली प्रेजेंट होता है या फिर the process through ammonia adding during the secondary disinfection to the form of chloramines। यहाँ पे कैसे रिडक्ट करते हैं? नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से रिड्यूस किया जाता है अमोनिया को, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहता है कि नाइट्रिफिकेशन इज द रिजल्ट टू इंक्रीज द अमोनिया। अमोनिया को इंक्रीज नहीं करते, नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से अमोनिया को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट एंड देन टू नाइट्रेट एंड अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप टू ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल। मोस्ट ऑफ नाइट्रिफिकेशन आर एरोबाइकली। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है कि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में अमोनिया को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये तो गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता कि डीनाइट्रिफिकेशन रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस यूजिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन क्या है ये भी समझ लीजिए। डीनाइट्रिफिकेशन इज माइक्रोबायली फैसिलिटेट प्रोसेस वेयर नाइट्रेट इज रिड्यूस, जहां पर
नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दैट कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस, नाइट्रेट को किस में करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, thus removing the bioavailable nitrogen and returning to the atmosphere। यानी कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में। तो क्या होगा यहाँ पे, नाइट्रेट कम हो रहा है। अब ऑप्शन में क्या लिखा है कि डीनाइट्रिफिकेशन में रिड्यूस किया जाता है नाइट्रेट को और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द बैक्टीरिया। तो ये स्टेटमेंट ठीक कह रहा है क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ये बात ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला सही है। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि नाइट्रेट, नाइट्रोजन और अमोनिया ये तीनों चीजें हैं जो कि आपको नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और एनामॉक्स में याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट रिवाइज करवा देती हूँ कि नाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, अमोनिया को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, अमोनिया को यहाँ पर देखें तो रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस नाइट्रोजन कंपाउंड। और डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, यानी कि नाइट्रेट को यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। एनामॉक्स में नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन गैस यहाँ पर बनती है, एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। ये इमेज एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 23rd क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन गोल ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। जो कन्वेंशन हुआ है CBD का, ठीक है, अगर आप देखें तो जो क्लास है आपकी जहाँ पर मैंने COP वगैरह पढ़ाया हुआ है और SDG MDG ये सारी चीज़ें जितने भी अग्रीमेंट्स वगैरह हैं सब पढ़ाए हुए हैं। तो हर अग्रीमेंट का अपना एक मेन गोल था, किसी एक पर्पस के लिए कोई अग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो वो हुआ था, सबमिट हुई थी, तो उसका मेन एम क्या है ये जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अर्थ समिट बताया था मैंने कि 1992 में लीगल बाइंडिंग हुई थी। ये सब चीज़ें आपको नहीं ध्यान रखनी है, बट मतलब अभी क्या पूछ रहा है, CBD से ये आपका क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि आपका 1992 में हुआ था, ये क्या है, लीगल बाइंडिंग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लीगल बाइंडिंग कौन कौन सी चीज़ की हुई थी, तो ये मैंने बताया हुआ है, थ्योरी वाली क्लास में पूरा समझाया है लीगल बाइंडिंग कौन कौन सा हुआ था। इन सभी चीज़ों का लीगल बाइंडिंग हुआ था जो डायरेक्ट इसके नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। तो जो ये है, ये क्या है, एक लीगल बाइंडिंग हुई थी। ठीक है, दैट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या था यहाँ इसका नाम, अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड एंड इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके 3 मेन गोल हैं। कौन कौन से गोल हैं वो याद रखने हैं। ये इमेज भी आप याद रख सकते हैं, कल को मैच द फॉलोइंग में इमेज से मैच कराने को आ सकता है। सो यहाँ पे जो मेन गोल है, फर्स्ट गोल क्या कहता, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब CBD से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं उनमें जो विभिन्न तरीके के प्रजातियां पाई जाती हैं उनको कंजर्व करने का यहाँ पे गोल था। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जिस एरिया में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका सस्टेनेबल यूज करना है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कमर्शियल एंड अदर यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेरिक सोर्स एंड फेयर इक्विटेबल वे। यानी कि कह रहा कि जिस एरिया में जो भी स्पीशीज पाई जाती है उसको शेयर करना है और उसका बेनिफिट इक्वल, मतलब पूरे वर्ल्ड को इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोग उससे पैसे कमा रहे हों या जैसे भी कुछ भी कर रहे हों, या मतलब उसकी दवाइयाँ या कुछ भी हम अगर उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उसका फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए यूज़, और हर किसी कंट्री को मिलना चाहिए।
तो ये 3 बातें हैं जो कि याद रखनी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें चेक करना है हमें कौन कौन सा CBD से रिलेट करता है। तो फर्स्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की कोई बात नहीं की गई, तो फर्स्ट वाला हम कट कर देंगे। अब ए वाले ऑप्शन तो कट हो जाते हैं। तो देखें तो आंसर तो यहीं से आ गया, बट फिर भी देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्रमोशन ऑफ शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई है। द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक बात है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, सो ये बात ठीक कह रहा है। बिल्कुल आप देखें तो एकदम स्टेटमेंट आपका मैच कर रहा है। तो बी, डी और ई, बी, डी और ई आपका ऑप्शन थर्ड में है। थर्ड इज दी आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप ये कमेंट ही है जो कि जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, आपकी बात को मैं समझ सकती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला सकती हूँ। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। लो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 24th क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, बोलता है कि इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अब जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसके ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि उसको साफ किया जा रहा होगा। ट्रीटमेंट सिस्टम, मोस्ट ऑफ द लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव विद द स्क्रीनिंग चैम्बर, जो स्क्रीन चैम्बर होता है वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जो मतलब वेस्ट होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे मेन 4 स्टेप मैंने बताए हैं कि स्क्रीनिंग का एक स्टेप होता है, पॉपुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन और फिल्टरेशन, ये होते हैं। ऐसे अगर सारे स्टेप की बात करें तो 9 स्टेप होते हैं, वो थ्योरी वाली क्लास में बताया है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्रीनिंग एक ऐसा होता है जहाँ पर पानी को स्टोर करते हैं और फिर ये इस तरीके से एक जाली टाइप की लगा करके यहाँ से जो भी कचरा होता है ये कलेक्ट मतलब हटा लिया जाता है और सीधा पानी इधर से खींच लिया जाता है, साफ पानी ऊपर की तरफ, यानी कि मोटे कचरे स्क्रीनिंग वाले चीज़ों में हटा देते हैं। जैसे स्क्रीनिंग का बात करें तो आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें क्या होता है कि पहले प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है, तो जो प्रीलिम्स है वो एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है जहाँ पर जो भीड़ है, जो क्राउड है, उनको छांट लिया जाए स्क्रीनिंग टेस्ट में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो मोटे कचरे हैं उनको अलग कर दिया जाए स्क्रीनिंग प्रोसेस में। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक कहता है कि जो मोटे कूड़े कचरे हैं उनको स्क्रीनिंग चैम्बर में ही अलग कर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बात कहता। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें क्या बोलता कि कोलाइडल एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर आर रिमूव इन दी ग्रिट, जो ग्रिट चैम्बर है वहां पर रिमूव किया जाता है। एक बार देख लेते हैं ग्रिट चैम्बर क्या होता है। ये होता है आपका ग्रिट चैम्बर, इस तरीके का इसका फिगर होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अ ग्रिट चैम्बर is a long, narrow, circular tank in a primary sewage treatment plant that is designed to reduce the velocity of the sewage flow in order to remove the grit material such as जो भी sand, ash, clinkers, ये glasses, bond chips and other inorganic material को यहाँ पर अलग किया जाता है। Whereas organic content of wastewater remove in the primary setting process, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जो मतलब वेस्ट होते हैं, उनको हम स्क्रीनिंग में ही निकाल देते हैं, एंड जो इनऑर्गेनिक है उनको हम यहाँ पर निकालते हैं। जैसे कि जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोलाइडर एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपोनेंट को यहाँ पर कंटेंट को रिमूव करने की बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर क्या रिमूव करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को या जो कंटामिनेट है उनको रिमूव करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। सो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 25th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कहता एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज स्लज इज। एनएरोबिक, अब आपको बताया था मैंने, एरोबिक एनारोबिक दो तरीके से होता है। एरोबिक वो है जहां पर ज्यादा हाई ऑक्सीजन डिमांड होगा, एनारोबिक जहां पर कम ऑक्सीजन का डिमांड होगा। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन इज अ प्रोसेस
through which bacteria break down organic matter such as animal manure, जो कि जैसे गाय का गोबर वगैरह हो गया, ठीक है, वाटर वेस्ट, ठीक है, बायोसॉलिड्स एंड फूड वेस्ट इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब उनको अलग किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, अलग किया जाता है, तो उसे एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं। एनारोबिक डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन एनारोबिक डाइजेशन मच ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्ट टू द बायोगैस, यहाँ पर क्या करते हैं, बायोगैस में मैक्सिमम चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट वाला, क्या कहता है, एन इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, तो बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनको जो है डिसॉल्व किया जाता है, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस की बात आ गई, एनर्जी कहाँ पर जरूरत होगी, आपको बताया एरोबिक वाली वो चीजें होती हैं जहां पर हाई ऑक्सीजन की डिमांड होगी, हाई ऑक्सीजन की डिमांड मतलब हाई एनर्जी, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ एनर्जी मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, जबकि एन एरोबिक है, ये एन एरोबिक है, एन एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाले आप यहीं से ही कट कर सकते हैं और ए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलता कि दिस प्रोसेस जनरेट मीथेन एज एन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी आपको मैंने बताया कि ये मीथेन वगैरह वाटर जो है प्रोड्यूस करते हैं एंड में, ठीक है, तो सी होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता कि डाइजेस्ट स्लज टू रिड्यूस वॉल्यूम इजली डी वाटर्ड, ये सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट बोलता कि वेरी फास्ट प्रोसेस दस डज नॉट रिक्वायर लार्ज साइज रिएक्टर, तो यहाँ पर बहुत फास्ट प्रोसेस होगा ऐसा तो नहीं बताया गया है, तो ये चीजें नहीं होंगी। सो स्टेटमेंट ए, सी और डी, ए, सी और डी आपका ऑप्शन 4 में है, सो 4 इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 26th क्वेश्चन। इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 में बोलता टॉक्सिक केमिकल ऑफन इंजर ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम, बात तो ठीक ही कह रहा है ना कि जो टॉक्सिक केमिकल होंगे वो ऑर्गन को इंजर्ड करेंगे और ऑर्गन के सिस्टम को भी, कह सकते हैं अगर टॉक्सिक चीजें अगर खा ले तो किसी का लीवर की फंक्शनिंग भी खराब हो सकती है और लीवर भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं कह रहा है। स्टेटमेंट 2 है, इसमें क्या कहता कि हेप्टाटॉक्सिन आर द केमिकल कैन डैमेज किडनी। अब ये समझ लेते हैं कि ये हेप्टाटॉक्सिन क्या होता है। हेप्टा का मतलब होता है, हेप्टो जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है लीवर, तो जो हेप्टाटॉक्सिक केमिकल है वो किसको डैमेज करेगा, वो किडनी को लीवर को डैमेज करेगा, किडनी को तो नहीं करेगा। अब यहाँ पे बोलता किडनी डैमेज होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जो हेप्टा है, हेप्टा वर्ड का ही मतलब क्या होता है, लीवर होता है, तो वो किसको खराब करेगा, लीवर को खराब करेगा। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट, यहाँ पे आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी को इसका आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा, बहुत अच्छे से आप सभी मार्क कर लोगे। सो यहाँ पर क्या है, गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4 है MDG के, और यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है। मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, reduce child mortality, eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, ठीक है। तो ये MDG है, यहाँ पे इसको मैच कराना है। ये MDG के 8 गोल यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, सबसे पहले भूख को खत्म किया जाएगा, फिर शिक्षा की बात करेंगे, फिर जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, तब चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हंगर को खत्म करना है, एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, गोल 1 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, शिक्षा की बात करनी है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, ये आपका गोल 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है, फिर क्या करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है। सो फर्स्ट ए इज रिलेटेड टू 3, फिर 4, फिर सी, फिर 1, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, सो फर्स्ट इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 28th क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसको कैसे करना होगा, सबसे पहले आप असर्शन को पढ़िए, आपको लगता है असर्शन सही है,
फिर रीजन को पढ़िए, देखिए क्या ये सही है, फिर ये देखिए कि क्या जो रीजन दिया हुआ है वो उसी स्टेटमेंट का रीजन है, तब आपका ऑप्शन आप फर्स्ट पे टिक करेंगे। ठीक है, तो असर्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, कोस्टल लाइन आर कंसीडर एज अ हाई पोटेंशियल एरिया ऑफ विंड एनर्जी जनरेशन। तो देखिए कोस्टल एरियाज वो एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब जो जैसे समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है, अब समुद्र कैसा होगा, मतलब बहुत दूर तक पूरा खाली होगा ना, समुद्र के ऊपर तो आप घर बिल्डिंग और ये सारी चीजें तो नहीं, पूरा शहर तो नहीं बसा लेंगे। ठीक है, तो समुद्र के पास वाला जो एरिया वो कोस्टल एरिया। अब वहां पे जो जब हम विंड मिल का यूज करते हैं तो हाई एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां पे दूर से हवा आती है क्योंकि खाली होगी जगह तो अच्छी तेज हवा आएगी और वहां पर हम विंड एनर्जी प्रॉपर जनरेट कर सकते हैं। विंड एनर्जी से रिलेटेड 3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। द एफिशिएंसी विंड मिल किस चीज पर डिपेंड करती है, वो आपसे पूछता है एग्जाम में। तो टरबाइन, वेदर कंडीशन, डेंसिटी और स्पीड ऑफ एयर, ये चीजें जो हैं, इन चीजों पे जो विंड मिल है, जो भी हम बनाते हैं विंड एनर्जी, वो इन चीजों पे डिपेंड करती है। और रीजन जो यहाँ पे दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है कि ओशन वाटर कैन बी यूटिलाइज एज अ कूलेंट ड्यूरिंग दी विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ओशन वाटर का यूज किया जाता है कूलेंट के लिए। ठीक है, जब भी हम विंड एनर्जी बनाते हैं, देखिए कोस्टलाइन एरिया में यूज करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसका जो है कूलेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बट यहाँ पर विंड एनर्जी के प्रोड्यूस होने की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कोस्टलाइन एरिया को यूज करते हैं, कोस्टल एरिया को यूज करते हैं, वहां पे हाई पोटेंशियल होता है विंड एनर्जी बनाने का, और यहाँ पे एनर्जी बनाने की बात कर रहा है और यहाँ पे जो उसको कूल करने की बात कर रहा है, दोनों में ही डिफरेंट है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो बता रहा है कि कोस्टल एरिया में हाई विंड पावर होती है, इस वजह से हम प्रॉपर एनर्जी बना सकते हैं। बाद में बोलता है कि जो ओशन वाटर है उसका हम यूज कर सकते हैं एनर्जी को, जो विंड एनर्जी बनाते हैं उसको ठंडा करने के लिए, यूटिलाइज फॉर द कूलेंट ड्यूरिंग द विंड एनर्जी। तो ये रीजन जो इसका प्रॉपर नहीं है, वैसे सही है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि दोनों सही तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 29th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आई थिंक कि आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा। आप इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, बस ज़्यादा नहीं सोचना है कि हमने पहले नहीं पढ़ा, नए क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो पिछली बार पूछा गया है बस उसे कवर करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट दी आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा गया है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर यहाँ पे 4 है। क्या है इसमें, क्या लिखा गया है, आर्टिकल 51A(g) में क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। बस ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन से आर्टिकल में है, 51A(g) में लिखा गया है, क्लॉज जी में लिखा गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे 4 वाला हो जाएगा। नाउ 30th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कहता है, बोलता है कि अरेंज करना है फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग यूरेनियम आइसोटोप्स इन दी करेक्ट सीक्वेंस पर प्रपोर्शन ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पे यूरेनियम 234, 35 और 38 दिया है। इसका जो वो है, अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूँ कि कौन सा नेचुरली अकर करता है, तो वो आप ध्यान में रख सकते हैं कि यूरेनियम 238 है, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला है वो 99% खुद से अकर करता है। फिर जो उससे छोटा है वो 0.71% होता है, और जो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरेनियम देखें तो यूरेनियम 234 होता है, जिसमें कि 0.005% के करीब वो खुद से नेचुरल यूरेनियम इसमें होता ही है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले 38 में, फिर 35 में, फिर 34 में है। ठीक है, CBA आपका ऑप्शन 3rd में है, सो 3rd इज दी आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से रिलेटेड।
तो ये आप यहाँ पे आपको बताया था कि जो ऑड नंबर वाले होते हैं उनमें क्या होते हैं कि ऑड नंबर वाले खुद से ही इनमें फिजन होता है, ठीक है, जहाँ पे फिजन कराने के लिए ये वाले ऑड नंबर वाले जो भी यूरेनियम होंगे उनको आपको पिक करना होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि यूरेनियम 235, 35, 39 और 32 ऐसे दे दिया, तो जो भी ऑड नंबर वाले होंगे उनको आप पिक करेंगे। न्यूट्रॉन्स आर एबल टू cause fission only those isotopes of uranium and plutonium which nuclei contain the odd number of neutrons, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो डिफरेंट सेपरेट कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों यहाँ पे रिवाइज करवा दे रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं, याद रखें दोनों ही चीजों को। यहाँ पे क्या है, जिनमें यूरेनियम सबसे ज्यादा नेचुरली, मतलब कुछ ऐसे चीजें होंगी जहां पर यूरेनियम नेचुरली होगा ही होगा। तो यूरेनियम 238 जो सबसे बड़ा वाला है उसमें नेचुरली यूरेनियम सबसे ज्यादा होगा, फिर 235 जिसमें कि कम होगा, और 234 जहाँ पे सबसे कम होगा, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट है। और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फिजन की प्रक्रिया के लिए जिसमें ऑड नंबर में न्यूट्रॉन्स होंगे वहां पे फिजन की प्रक्रिया अपने आप हो जाती है, ये होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। जो ऑड नंबर वाले होंगे, दो सेपरेट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इन सभी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर अभी तक आपने ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पे अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, आपको दोनों ही जगह प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको समझ में आई ये चीज़ें तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पर कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा हो प्रॉपर आप कमेंट करें और लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।